तो कल हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी। अब डाउन द ग्रुप जाने पर जैसे हम क्या करते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या स्थिति बनती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फेवर्ड बाय हेवियर एलिमेंट, मतलब नीचे वाले जो होंगे वो हैवी एलिमेंट होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा है ना, तो एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, तो वो क्या हो गए, हैवी एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो उनके अंदर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लो ऑक्सीडेशन, मतलब 1-2 वाली स्टेट। ठीक है, वहीं अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में कहता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फेवर्ड बाय द हेवियर एलिमेंट। हेवियर एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं, हायर ले रहे हैं, और पी ब्लॉक में हेवियर एलिमेंट कौन सी ले रहे हैं, लोअर ले रहे हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक में तो लोअर बन रही है और डी ब्लॉक में क्या बन रही है, हायर बन रही है। दोनों के पीछे लॉजिक भी बता रखा, इसको बना रखा इनर्ट पेयर इफेक्ट, और यहाँ पे क्या बता रखा, इजियर टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे सामने सवाल आता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। ठीक, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है आपका कि जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 7, 1s2 2s2 2p3, यही रहेगा। अगर इसी सीरीज में अपन नीचे आ जाए बिस्मिथ में ना, पासस SbDi। ठीक है, तो ये क्या है, हम इस ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, क्या आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि यहां वाला जो 5D सीरीज था, यहां पर हमारे कौन से एलिमेंट आए थे, लेंथ नंबर, एफ ब्लॉक वाले कितने आ गए थे, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में आ गए थे इस सीरीज के अंदर। तो यहां पर अब देखोगे आप तो नीचे वाला जो होगा तो ये अगर हमारा किसमें 2s2 का पार्ट था, 2s2 2p, हाँ 1s2 2p का 2s2 का, तो ये हो गया हमारा 3s2 3p3, ये हो गया हमारा 4s2 4p3, ये हो गया हमारा 5s2 5p3, ये। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो यहां पर अंदर जब 5p3 की बात करें तो यहां पर आपके क्या मिलेगा, 4 आपका F14 मिलेगा अंदर और D10 भी मिलेगा, और लास्ट में क्या आएगा, S2 और P3। ठीक है, इस तरह से होगा लास्ट में। अगर यह 5 है तो 5s2 5p3, तो अंदर भरे हुए 14 भी भरे हुए हैं, 10 भी भरे हुए हैं, 2 और 3। अब इसके कारण से होता क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर यहां पे नाइट्रोजन की बात करी, अगर बोरॉन का है बल्कि इंटल, तो यहां पर क्या होगा, S1P1, तो ये होगा 2s1 2p1, तो ये क्या होगा, सॉरी 3s2 होगा ना, 3s2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4s2 4p1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5s2 5p1, 6s2 6p1। ठीक है, इस तरह से आपका क्या है, चेन चलेगी। ठीक है, तो कोई गड़बड़ तो नहीं नजर आ रही। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो आपका होता है 1s2 2s2 2p1, बिल्कुल सही है। तो ये नीचे वाला हो गया हमारा 3s2 3p1। ठीक है, आगे वाला तो मैं नहीं भर रहा, लास्ट वाला आउटर शेल ही भर रहा हूं। फिर आ जाएगा 4s2 4p1, फिर 5s2 5p1 और 6s2 6p1। ठीक, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन से वाले, जब हम न्यूक्लियस के अंदर की बात करते हैं F वाले, ये हमारे पास में F वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इसके बाद में हमारे कौन से आ जाएंगे, डी वाले आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमारे कौन से आएंगे, ये S और P वाले, कौन से आएंगे, S P वाले। ठीक, S P वाले हमारे आउटर सेल है सबसे लास्ट में,
अब यहां वाला जो छठा ग्रुप है, यहां पर हमको क्या दिख रहा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट ने इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये नीचे वाले हैवियर एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो एफ ब्लॉक है वो अंदर की तरफ चले गए 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, इसका मास बढ़ा है, किसका, प्रोटॉन का, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, तो इसकी ग्रिपिंग क्या है, बाहर के इलेक्ट्रॉन पर मजबूत हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है, ठीक है, क्योंकि इसका मास बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बहुत हेवी हो गया है, और इसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो आउटर शेल के सारे इलेक्ट्रॉनों पे अच्छी पकड़ बनाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकलने देगा, किसको, डी को, एफ को तो बिल्कुल नहीं निकलने देगा क्योंकि ये बहुत अंदर है, डी को भी नहीं निकल देगा, तो ले देकर के कौन निकल सकता है, पी निकल सकता है, एस और पी निकल सकता है, और एस पर भी देखोगे तो कंपैरेटिवली पकड़ अच्छी है, तो ले देके कौन निकलेगा, पी निकलेगा, तो पी निकला, फर्स्ट प्रायोरिटी तो कौन होगी, पी, तो पी निकलेगा तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा, +1, अगर P2 है तो +2, तो आप देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही बन रही, ठीक है। लेकिन हम ऊपर में चले जाएं, यहां पे 2s2 2p1, एल्यूमिनियम में चले जाओ 3s2 3p1, तो ये क्या देता है, +3 देता है आसानी से, एल्यूमिनियम +3 देता है, क्यों, क्योंकि भाई साहब इसके अंदर वो इनर्ट पेयर इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, अंदर के ऑर्बिटल में कोई एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन नहीं आए, जब इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो क्या नहीं आएगा, प्रोटॉन भी नहीं आएगा, न्यूक्लियर का पावर भी नहीं बढ़ेगा, न्यूक्लियर का पावर नहीं बढ़ेगा तो आउटर शेल पर उसकी ग्रिपिंग भी बढ़िया नहीं होगी, तो आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकते। तो लाइटर जो एलिमेंट है, या बोल दे जिनका एटॉमिक नंबर कम है वो एलिमेंट है, उसमें आपको कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, हायर, लेकिन जो हैवियर है नीचे की तरफ आने पर आपको कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, लोअर, और इसके पीछे रीजन क्या बता रखा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब काम क्या कर रहा है, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होने दे रहा, ठीक है। तो इनर्ट पेयर बाहर वाले जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अच्छी पकड़ बना रहा है। अब कोई निकल सकता है तो वो इस कंडीशन में निकल सकता है कि ये P1 निकला, क्यों निकलेगा, इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि वो अनपेयर्ड है, वो अनस्टेबल है, क्योंकि अनपेयर्ड है, अनस्टेबल, तो उसकी संभावना है कि वो एक निकल जाए, लेकिन बीच जैसे ही एक निकलेगा 2s2 s2 वाला भरा हुआ मिलेगा, और उधर से न्यूक्लियर चार्ज की भी पकड़ अच्छी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो नहीं देगा, वो क्या देगा, केवल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही फॉलो करेगा या देगा, कौन, हैवियर है, और इफेक्ट कौन सा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, समझ में आ गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट आउटर शेल को पूरी तरह से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे करने से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जब डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में तो क्या होता है, नंबर धीरे धीरे बढ़ता है, D1 D2 D3 D4, ठीक है। तो इसके कारण से न तो अंदर एफ ब्लॉक नहीं आ रहा है, तो सिंपल तरीके से, सिंपल मैनर में ही आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या आसानी से आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ज्यादा, तो आपने देखा मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 तक भी जाती है, ठीक है। वही नीचे भी आ जाओगे तो भी वो मोलिब्डेनम में भी वही इफेक्ट नजर आएगा, वेनेडियम में भी वो नजर इफेक्ट आपको नजर आएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फेवर्ड बाय द हेवियर एलिमेंट, ठीक। ये हमारे एग्जांपल आ गया डाउन द ग्रुप, ये हमारा एग्जांपल कौन सा है, डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक में स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखोगे तो क्रोमियम जो 3D सीरीज का है, क्रोमियम कौन सी सीरीज का है, 3D का, और मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो है वो 4th D और 5th D के मेंबर है, ये कौन से मेंबर है, 6 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ये 4D सीरीज के और 5D सीरीज के मेंबर है, और क्रोमियम कौन सी सीरीज का है, 3D सीरीज का। ये तीनों है किसके, डी ब्लॉक के ही है, एक 3D सीरीज का मेंबर है, एक 4D का और एक 5D।
ये डाउन द ग्रुप जाने पे बता रहा है 3 से 4 में गए, 4 से 5 में गए, तो वो ये बता रहा है कि नीचे जाने पर हायर ऑक्सीडेशन इजीली फेवर करता है। ठीक है, क्रोमियम की तुलना में इन दोनों का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, ऐसा बता रहा है। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको एक एविडेंस दे रहा है या कंफर्मेशन दे रहा है कि आप देखोगे तो क्रोमियम के जो साल्ट हैं वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो आसानी से सामने वाले का क्या करा सकते हैं, ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। और जब वो ऑक्सीडेशन करा सकते हैं मतलब वो खुद क्या है, अनस्टेबल है, वो रिएक्टिव है बहुत ज्यादा। और वो रिएक्टिव कौन होता है, जो अनस्टेबल होता है। ठीक है, वो स्टेबल नहीं है इसीलिए तो रिएक्टिव है। जिसके पास सब कुछ है तो वो तो शांति से बैठेगा, आराम से रही। जिसके पास कुछ नहीं है वही तो हाथ पैर मारेगा। जिसके पास सब कुछ है तो वो क्या आराम से बैठेगा मस्ती से, तो वो तो क्या हो गया, स्टेबल। ठीक है, तो ये क्रोमियम भाई साहब बहुत हाथ पैर मारते हैं, रिएक्टिव है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप देखोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ ये करते हैं। लेकिन यहां पर देखोगे MOO3 एंड WO3 आर नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्टेबल है। पी ब्लॉक ऑक्सीडेशन स्टेट्स नॉर्मली डिफर टू यूनिट ऑफ 2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का डिफरेंस आता है, 2 का। ठीक है, जैसे हमने किसकी बात कर दी, एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमको कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता है, 3s2 3p1, 3s2 3p1। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके बाद सीधे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे, सीधे 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा होगा, तो आप देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या था, 3s2 3p1। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, फिर एक निकलने के बाद में +1 चार्ज बना उसका। अब सीधा सीधा ये निकलेगा पूरा पूरा, तो +3 चार्ज बनेगा। क्यों पूरा निकलेगा, क्योंकि अंदर पूरे फिल अप वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो कितने यूनिट का डिफरेंस है, 2 का। तो इन मेंबर्स में किसमें, पी ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं उसमें आपके कितने यूनिट का डिफरेंस आएगा, 2 का। लेकिन हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स नॉर्मली डिफर बाय यूनिटी डी ब्लॉक में करते हैं तो आपको +1 का ही डिफरेंस नजर आएगा। जैसे आप देखोगे मैग्नीज में तो +7 में मिलेगा, फिर +6 में मिलेगा, +5 में मिलेगा, +4 में मिलेगा। तो आप देख रहे सक्सेसिव एक यूनिट का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, +3 +2 +1 इस तरह से आसानी से चलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहां पे आयरन और निकल की जब बात करते हैं, ये कौन से सीरीज के मेंबर हैं, 3D के, 4D के, 5D के, 3D के। तो 3D में जब देखते हैं तो ये आयरन 26 है और निकल आपका 28 है, Fe को नहीं, हाँ 28, और ये 26 है। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्पाइट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स फेवरिंग हाई ऑक्सीडेशन स्पाइट। डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, किसके बावजूद, जबकि ये हम जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करते हैं। हमने देखा मैग्नीज की 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंटों की है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसलिए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, मतलब परिवर्तित होने वाली, मतलब चेंज होने वाली। इसलिए उनके जो कंपाउंड हैं या साल्ट हैं वो ज्यादा मात्रा में मिलते कंपैरेटिवली दूसरे पीरियोडिक एलिमेंट के। समझ में आ रही बात। तो इनका 0 है, क्यों 0 है, ये तो होने चाहिए थे 6-7 तक जा सकता था, फिर 0 क्यों है। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट इज फेवर्ड बाय मेटल्स व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लिगेंड्स। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अपना नया चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके, उसके अंदर क्या होता है कि ये इनका जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसका जो ऑर्बिटल है वो खाली रहता है, और जो लिगेंड होता है जो उनके साथ बॉन्ड बनाता है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वही उसको प्रोवाइड कराता है, और एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस कंडीशन में आपके ये सिनेरियो बनता है और 0 ऑक्सीडेशन भी फेवर की जाती है। ठीक है,
कुछ पॉइंट जो हैं वो आने वाले समय में आपको पता चलेंगे, तब जाके आपको ये फैक्ट यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हिस्सा है। ठीक है, which are not just strong sigma donor but also pi acceptor like nickel, cobalt, Fe, cobalt 5 etc. इसके अंदर सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर जैसे चीजें भी नजर आएंगी, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही द्वारा दिया जाता है जो बॉन्ड बना रहा है। लिगेंड कौन होता है? जो इसके साथ में बॉन्ड बनाने वाला है वो। अब हम बात कर देते हैं हैलाइड्स ऑफ 3D मेटल्स। ठीक है, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, और हैलाइड का मतलब क्या है कि हेलोजन ग्रुप के मेंबर्स जो हैं। हेलोजन ग्रुप हमारा कौन सा है? 17 का नंबर ग्रुप। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे क्या है? 17 ग्रुप के मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जब देखेंगे हम तो हैलाइड्स को क्या है? इन मेटल्स के साथ में, 3D मेटल्स के साथ में कंबाइन करते हैं। तो हम जानते हैं कि ग्रुप के अंदर थर्ड ग्रुप से आपका डी एलिमेंट, डी ग्रुप के मेंबर शुरू होते हैं। पहला और दूसरा ग्रुप किसके लिए है? एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक के लिए 3D से शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे आपके 3D सीरीज के यहाँ मेंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्रोमियम देखोगे तो आपको सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 बताता। ठीक है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी देखा था कि वो अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, स्टेबल कौन होंगे? नीचे वाले। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये जो नीचे वाला का सीरीज दे रखा है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का सीरीज दे रखा है। हायर +5 +6 +5 +4 +3 +2 +1। ठीक है, अब यहाँ पे X जो बता रहा है वो हेलोजन के मेंबर्स को बता रहा है, F से I तक। जहां X लिखा है वहां पे आप उसकी जगह पे F से लेकर के I तक कोई सा भी सदस्य यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे X लिखा है। ठीक है, ये रहा X। ठीक है, अब X4 लिखा है तो आप X की जगह पे क्या रख सकते हो? फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक। फ्लोरीन भी रख सकते हो, क्लोरीन भी रख सकते हो, ब्रोमीन भी रख सकते हो, आयोडीन सबके साथ बना देगा ये टाइटेनियम सबके साथ में +4 ऑक्सीडेशन बना देगा। यही 3 के साथ में भी सबके साथ बना देगा। लेकिन जब इसके ऊपर लिखा रहा है X3, तो X3 का मतलब क्या है? केवल क्लोरीन और आयोडीन वाले मेंबर है। फ्लोरीन नहीं आएगा उसमें। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक की रेंज इसके अंदर शामिल है। उसमें TiX3। तो Ti जो है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन किसके साथ बनाएगा? आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ में? जो X1 है वो किस सदस्य बताता है? फ्लोरीन से लेकर के ब्रोमीन तक, ऊपर वाले टॉप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। X2 जो है वो केवल फ्लोरीन और क्लोरीन तक, और X3 जो है नीचे के मेंबर को बता रहा है, क्लोरीन से लेकर के आयोडीन। और X जो है सबको बता रहा है, पूरे X किसको बता रहा है? पूरी फैमिली को लेके चल रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X1 जो है केवल ऊपर वाले 3 सदस्य, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। X2 है वो केवल 2 को ले रहा है, फ्लोरीन और क्लोरीन। X3 जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 3 को ले रहा है, वो भी नीचे वाले। ठीक है, तो यहां पर आपके ये X लगा हुआ है तो ये चारों के साथ में बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको वेनेडियम और क्रोमियम में दिखाई देगी। +4 की टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज में दिखाई देगी। ठीक है, +3 की आपको टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe और कोबाल्ट में दिखा दी। और +2 की लगभग पूरा यहां से SCT Ti से शुरू होगा, पूरा डी ब्लॉक आ गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक सब +2 बता रहे हैं। केवल Sc जो है वो +1 बताता है। Sc +1 क्यों बताया? क्योंकि 3D1 नंबर है उसका, तो वो +1 आसानी से बता सकता है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर बताता है, यहाँ पे कॉपर का X3 बता रखा है, मतलब आप क्लोरीन ले सकते हो, CuCl बना सकता है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है? CuBr बन सकता है, CuI बन सकता है, CuF नहीं बन सकता। ठीक है, यहां तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन जो होता है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है? स्टेबल करता है। हमने देखा था अभी क्रोमियम का 6 था,
तो उसके साथ में कौन खड़ा था, फ्लोरीन खड़ा। ठीक है, तो क्योंकि फ्लोरीन क्या है, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। स्टेबिलिटी थ्रो, दो वजहों से स्टेबिलिटी मिलती है, पहला हायर लेटिस एनर्जी और दूसरा हायर बॉन्ड एंथैल्पी, हायर कोवेलेंट कंपाउंड। अगर बॉन्ड मजबूत बनता है तो इसके कारण से आपको स्टेबिलिटी मिलती है, या हायर लेटिस एनर्जी मतलब जो उसका कंपाउंड बनता है या उसका जो आपका लेटिस बनता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, मतलब उसको आपको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो आप देखोगे यहाँ पे कोबाल्ट F3 जो है उसकी क्या है, हायर लेटिस एनर्जी है, इसलिए ये स्टेबल कंपाउंड के अंदर आ चला जाएगा, इसलिए 3 का बॉन्ड बनाएगा। ये कितने का, 3 का। कोबाल्ट का नंबर होता है 27, कौन सा होता है, 27। इसका मतलब आप देख लो लास्ट में क्या आ जाएगा, इसके 7 नंबर आएगा, D7। ठीक है, और D7 होगा तो D7 तो 2 और 2 4, D7 है तो इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, 2 तो S वाले निकल सकते हैं और 2 कौन से निकल सकते हैं, 6 और 7, 4 होनी चाहिए थी इसके। क्यों, क्योंकि 2 निकल जाते, D5 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलता उसको। कौन सा मिलता, हाफ फिल्ड। लेकिन यहाँ पे 3 वाला स्टेबल है, तो 3 वाला क्यों स्टेबल है, तो बता रहे हैं कि हायर लेटिस एनर्जी के कारण स्टेबल है, अदरवाइज क्या हो जाना चाहिए था, 4 वाला बनना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग। तो क्यों, क्योंकि उसका लास्ट आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है 3D7 4S2। अब 2 तो S2 वाले निकल गए और 2 कहां से निकलेंगे, 6 और 7 वाले, क्योंकि उसके बाद रिमेनिंग जो होगा वो क्या होगा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, 4 बनना चाहिए था। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि फ्लोरीन तो हमेशा -1 में होता है, तो 3 फ्लोरीन है तो 3 का -3 हुआ, तो ये कोबाल्ट किस में, +3 में। समझ गए बात को, तो इस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल VF5 क्रोमियम F6, हायर बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, इनकी क्या है, हायर कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इनका स्टेबिलिटी ज्यादा। हैलाइड्स ऑफ 3D मेटल्स, ठीक है, ये वही चीजें अभी जो अपन ने देखी थी। यहाँ पे VX2 क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है, बिल्कुल सही है। X की जगह पे अपन का क्या रख सकते हैं, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। ऑल हैलाइड्स आर नॉन एक्सेप्ट आयोडीन। यहां पर भी आपके क्या है, X सेकंड लिखा हुआ है। X सेकंड का मतलब क्या है, ये रहा फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन नहीं है इसके अंदर। तो कॉपर सेकंड के साथ में CuI2 कभी नहीं बनाएगा, ठीक है, यहां पे मेंशन किया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, नहीं मिला है इसलिए लिखा है। ठीक है, हो सकता प्रकट नेचर में नहीं होगा, ठीक है, और बनाने में भी अगर लैब में बनाने में कामयाब नहीं हुए होंगे, इसके पीछे का लिस्ट आगे सीनियर क्लास में पढ़ोगे। इनस्टेबिलिटी और कॉपर सेकंड आयोडाइड। अब ये बता रखा है कि कॉपर सेकंड आयोडाइड जो है वो अनस्टेबल क्यों है, ये बता रखा है। कॉपर +2 ऑक्सीडाइज I-2 I2। कॉपर +2 जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा किसको, I- से I, मतलब माइनस से 0 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब हम लाइन में जाते हैं तो हम ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जब इस लाइन को फॉलो करते हैं तो माइनस से 0, 0 से प्लस, +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां से भी -1 -2 सॉरी -4 -3 -2 -1 और 0, तो ये उल्टी दिशा में, तो ये भी तो क्या ऑक्सीडेशन है। -1 से ऑक्सीजन कहां जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, कॉपर करा रहा है। इसीलिए जब कॉपर के साथ में आप आयोडीन रखोगे तो ये इसके साथ में कंबाइन नहीं हो पाएगा, कंबाइन नहीं हो पाएगा, बल्कि ये क्या कर देगा, आयोडीन को क्या कर देगा, लिबरेट कर देगा, क्योंकि I- को I2 में कन्वर्ट कर दिया और आयोडीन गैस बन के निकल जाएगी, वो बॉन्ड नहीं बनाए। ये इसके पीछे का लॉजिक बतना रखा है। और ये जो देख रहे हो इसमें कॉपर जो है वो +2 में नहीं है, बल्कि क्या हो गया, +1 में चला गया। कॉपर क्या है, +1 में। क्यों प्लस में, क्योंकि अपन जानते हैं I के ऊपर -1 चार्ज होगा,
क्योंकि वो हेलोजन फेमोरी का सबके ऊपर -1 चार्ज होता है। अब आई के दो पार्टिकल है या दो एटम है, तो हमारे पास में कितना हुआ -2। तो कॉपर भी देखो, कॉपर भी कितने, दो एटम है, तो एक कॉपर के ऊपर कितना चार्ज हुआ, +1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉपर किसमें, +1 में, और यहाँ पे कॉपर किसमें, +2 में। तो +2 से +1 में गया, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कि रिसीव किया, उसका तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है ना। और उसने किसके पास से खींचा, I- के पास से इलेक्ट्रॉन खींच लिया है। समझ रहे बात को, इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है और ये सामने वाले का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर। वो कुछ लेगा तभी तो सामने वाले को कुछ कर पाएगा, वो भी खुद भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले को भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, उसके खुद का तो रिडक्शन होगा तब जाके सामने वाले का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अगर किसी को पैसे आप दे रहे हो तो आपका तो खाली होगा ना, उसका भरेगा, ऐसा थोड़ी ना कि दोनों का भरेगा, आपका भी जेब भर रहा है ना उसके भी जेब भर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक का खाली होगा दूसरे का भरेगा। एक का ऑक्सीडेशन करा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। +2 से +1 में आना, +2 से +1 उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिडक्शन हो रहा है। और वो कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन कहां से रिसीव कर रहे हो, आयोडीन से रिसीव। क्लियर होगी बात। और ये दोनों को आपस में अपन क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स कह सकते हैं, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। और बाकी जो थे उसके अंदर क्या आसानी से क्या हो रहा था, बॉन्ड बन रहा था। किसके अंदर, कॉपर आयोडीन नहीं बन रहा था, लेकिन कॉपर का जब अपन ने ब्रोमीन के साथ कराया था, ब्रोमीन का -1 और कॉपर का +2, तो ये कॉपर का +2 है, तो ये क्या क्रॉस में चलेंगे, +2 इधर जाएगा और Br इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CuBr2, और ये कंपाउंड बन गया क्योंकि आपस में क्या हो गए, इंटरेक्ट हो गए। इसने इसको ऑक्सीडाइज नहीं किया बल्कि उसके साथ क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। क्लियर होगी बात। मिक्स्ड ऑक्सीडेशन ऑक्साइड्स। अब हम बात कर रहे थे, अभी हमने किसकी बात करी थी, हैलाइड्स की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, कोई भी पड़ा पड़ा रहेगा तो भी ऑक्साइड बना देगा, क्योंकि एनवायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है। हम देखते हैं कोई भी चीज पड़ी रहती है तो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और आप उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने के लिए कुछ न कुछ मिलाते हो, है ना। जैसे तुम देखते हो कि अपने जो चिप्स वगैरह आते हैं, आलू की चिप्स में उसके अंदर नाइट्रोजन मिलाई जाती है ताकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो। इनर्ट मटेरियल अंदर डालते हैं ताकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करे। आपके घर में भी जब दाल पड़ी रहती है 2 दिन तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज हो गई, बासने लग जाती है, उसकी स्मेल आती है, उसका ऑर्डर बहुत तगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जो चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, आप आचार देखो तो आचार में भी आप कुछ न कुछ नमक या शक्कर वगैरह कुछ डालते हो, वो क्या करता है, प्रिजर्वेटिव मटेरियल है, चलो तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, लोहा के ऊपर जंग लग रहा है वो भी क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, आपके चीजें खत्म हो रही है, जैसे गहने लाते हो चमकदार और महीने 2 महीने बाद उसकी जो फेडनेस आ जाती है, तो उसका कारण क्या है, ऑक्सीडाइज हो गया, चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक, तो ऑक्सीडाइजेशन के लिए अपन सारे जो है उसमें देखेंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन कौन दे रहा है, यहाँ पर देखने पर आपको मिलेगा मैग्नीज। अब ये मैग्नीज का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बताओ मेरे को। ऑक्सीजन किस में रहता है हमेशा, माइनस में। माइनस में मतलब कितना माइनस का नंबर होगा, -2 में। यहाँ पे ऑक्सीजन के पार्टिकल कितने हैं, 7, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, ऑक्सीजन का टोटल चार्ज कितना हुआ, -14। ठीक है, तो मैग्नीज के ऊपर कितना होगा, वो जितना -14 है वो सेम टू सेम इक्विवेलेंट +4, लेकिन वो +14 कितने में बंटवारा हो रहा है, तो एक के ऊपर कितना हुआ, प्लस का 7। समझ गए बात को। तो एक के ऊपर जो बंटवारा हो रहा है वो आपको बताना है कि इसका स्पेस, उसका पर्टिकुलर जो है वो कितना कहलाता है। जैसे मैं तुमको बता रहा हूं Al2O3, अब वो एल्यूमिनियम का जो पर्टिकुलर चार्ज है वो कितना है। ठीक है, आप कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, 3, और इसके ऊपर होता कितना है, 2, -2, तो आप देखोगे तो टोटल कितना हो गया, -6।
तो -6 तो इस भाई साहब का -6 तो इसका कितना होगा +6। ये पूरा फैमिली मिलकर के +6 बनाएगी। अब इस फैमिली के अंदर 2 मेंबर है तो दोनों मैंने बंटवारा किया तो +3 आए। तो सिंगल आपको एल्यूमिनियम का बोला जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो आपको +3 निकाल। दूसरा मेथड है कि आप इसको क्रॉस में भी देख ले सकते हो। तो ये जो 3 है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये जो 2 है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ गए बात को। लेकिन यहां पर क्या करोगे, यहां पर आपको देख सकते हो तो ये 7 इसका आ गया तो Mn+7 हो गया और 2 इसके ऊपर चला गया क्रॉस में तो -2 हो गया। ऐसे भी आप कर सकते, ठीक है, दोनों तरीके से। सबसे हाईएस्ट 7 का आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद 6 का क्रोमियम का ऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद वेनेडियम का 5, फिर आपका 4, ठीक है, ये 4 है MnO2 का, MnO2 4 है, ठीक है। मैग्नीज का ध्यान रखना आपने, Mn+7 था, MnO2 जो है वो 4 है, ठीक है, और MnO जो है वो 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि -2 है और मैग्नीज के ऊपर +2 है और यहाँ पे MnO2 के अंदर -4 है तो मैग्नीज के ऊपर कौन सा होगा? -4। किसका चार्ज होगा? इसका -4 है तो मैग्नीज का -4 हुआ, +4 हुआ, बिल्कुल सही, ठीक है। ये सारे प्लस के 4 हो गए, ठीक है। अब ये वेनेडियम के ऊपर कितना है? क्यों 4 हुआ? देखो ऑक्सीजन के 4 पार्टिकल है, ऑक्सीजन -2 देता है तो -8 हुआ, तो वेनेडियम के ऊपर कितना हुआ? +8, +8 हुआ ना। ये 8 जो है वो 2 वेनेडियम के एटम का है, सिंगल का निकालोगे तो कितना आएगा? +4। समझ रहे बात को? नहीं तो जल्दबाजी में सावधानी हटी दुर्घटना घटे, ठीक है, जल्दी से हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ये सिंपल वाला होता तो बढ़िया रहता, आपने को सरल सरल आसानी से हो जाता, क्योंकि -4 था तो इसका आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी, सिंगल ही एटम था। तो यहाँ पे सिंगल क्यों नहीं आया? तो कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ होगा, वो बॉन्डिंग नहीं बन रही होगी, तभी तो वो डाई मॉलिक्यूल के साथ में उसने बॉन्डिंग बनाई, ठीक है। डाई बॉन्डिंग कोई बात नहीं, बनाई तो बनाई, अपन उसका कुछ समाधान निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2O3, ठीक है, आपने को क्या चाहिए था सर? 3 चाहिए था, तो आपने Sc2O3 के साथ बनाया, Ti2O3 के साथ बनाया, ठीक है, और आसानी से 3 दूनी 6 तो -6 इधर भी कितना हो गया? +6 और 2 में बंटवारा किया तो सिंगल का +3 आ गया। जरा मैग्नीज के ऊपर फोकस करो, यहां पे +7 ऑक्सीडेशन, फिर +4, उसके बाद में आप देख सकते हो +3 और उसके बाद में देखोगे आप +2, +3 +4, 2 3 4, सही है, और सीधा जंप लगाएगा 7 पे। ऑक्साइड ऑफ 3D मेटल्स, ये सब चर्चा क्या हो रही है? हैलाइड की कि ऑक्साइड की? ऑक्साइड की। ऑक्साइड की टेंडेंसी अलग होती है। एक मेटल होता है, जिस मेटल है हमारा लोहा है, लोहा जब ऑक्साइड बन जाएगा तो उसका नेचर बदल जाएगा, समझ गए? एक वो तो क्या है, पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन ऑक्साइड फिर आगे रिएक्ट करे या नहीं करे उसकी अलग सिनेरियो बनता, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल चुकी है, ठीक है। आपने किसी को ऑक्साइड बना दिया, उसके बाद में वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दिस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सीड दैट ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैग्नीज की ऑक्साइड स्टेट हैलाइड से भी ज्यादा है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दिस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सीड दैट ऑफ फ्लोरीन। ये जो 3D मेटल्स हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हैलाइड की कंपेयर में ज्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में यह बढ़िया बॉन्ड बनाता है, ठीक। यहां पे हमने देखा था मैग्नीज के साथ में हाईएस्ट 4 था, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में हमेशा +7 तक पहुंच गया, ठीक है। इसको ऑक्सीजन अच्छा लगा, इसको हैलोजन अच्छा नहीं लगा। ऑक्साइड आर मोर स्टेबल देन हैलाइड ड्यू टू एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद मेटल्स। अब ये क्या मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, 2 2 3 3 बॉन्ड बना देगा, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा।
रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अब इनकी रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करोगे तो जो स्टेबल होगा वो रिएक्टिव होगा नहीं, जो कम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा वो रिएक्टिव ज्यादा। ट्रांजिशन मेटल्स वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी, वो जो है बहुत बड़े पैमाने पर वो क्या होते हैं, चेंज होता है उनका अंदर का। ट्रांजिशन मेटल वेरी वाइडली इन देयर केमिकल, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो बड़े पैमाने पर बदलती हैं, किसकी, ट्रांजिशन मेटल्स की। ट्रांजिशन मेटल कौन से हुए, 3D एलिमेंट। द स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इसमें आपको क्या करेगा, मदद करेगा कि ये रिएक्टिव होगा या स्टेबल होगा, ठीक है। रिएक्टिव होगा तो सीधी सी बात है उसका अनस्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो रिएक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और इसको जानने के लिए आपको कहाँ लेके चलना पड़ेगा, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। ये आगे हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसमें हमने देखा था दो टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थे, एक रिडक्शन पोटेंशियल और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमने क्या कर दिया था, एक को ही एक्सेप्ट किया था, किसको, ऑक्सीडेशन वाले को, ऑक्सीडेशन वाले को स्वीकार किया था, रिडक्शन को। और फिर हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बनाया था जिसके ऊपर 0 लगाया था ऊपर, है ना, उसको बढ़िया से तैयार किया था कि भाई तू अपना हमने हमारा खास आदमी अब, ठीक है। ट्रेंड्स इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो M+2 से प्लस में आ गया, 0 में आ गया, आयन था तो 0 में आ गया, तो ये हो गया रिडक्शन। तो इसको रिडक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E0 से डिनोट करते हैं, और M+2 से M में आया। अब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, +3 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। धर्मिष्ठा तो मेरा साथ देगी, धर्मिष्ठा साथ देगी ना, +3 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम बढ़ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, गेन हो रहा है। +3 से +2 में जाना है तो एक इलेक्ट्रॉन उसको रिसीव करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्लस चार्ज कम होगा, ठीक है। दिमाग का दही होना है, नहीं है तो ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आर मेजरमेंट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, Mn+ से आपका M में गया, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, तो Ne, हाँ ये क्या है, एक 3D ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसके ऊपर N+ क्या है, चार्ज है। वो डिपेंड करता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करेगा। अगर 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। इसलिए हमने N को क्या, एक यूनिवर्सल क्या दे दिया, अल्फाबेट दे दिया, जो सबके काम लगे, 2 का भी काम लगे, 3 का भी काम लगे, 4 का भी, ठीक है। तो उतने ही लेगा जितना यहाँ पे ऊपर है। तो कितने, अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। और ये जो होगा आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजरमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। ट्रेंड्स ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। द वैल्यू ऑफ E0 M+2 से M इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे केवल +2 के बारे में बता गया कि हम केवल +2 को लेके चलते, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ही रिडक्शन वाला करते हैं। स्कैंडियम का +2 ले लो, टाइटेनियम का +2 ले लो, वैनेडियम का +2, सबका +2 के साथ में आपको क्या देखना है कि सब कैसे गेम खेलते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इस सीढ़ी जिस तरह से चढ़ रही है, ऐसे चढ़ रहा है, तो ये भी सीढ़ी की तरह यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1.5, फिर बढ़ा, फिर ये बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, फिर बढ़ा, इस तरह से आप देख सकते। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू
और ये कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेट मतलब ऑन पेपर पे निकाला, और ये लो मतलब एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो आप देखोगे ये जो डॉट है ये रहा कैलकुलेटेड, और ये थोड़ा सा डिफरेंस कर गया एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। अब क्या कारण है वो वही जाने, ठीक है, वो अपने को बताएंगे तो अपन आगे पढ़ेंगे, नहीं बताएंगे तो फिर सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो देखो बराबर आ रहा है, इन्होंने लॉजिक भी बिठा दिया कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कॉपर शो पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, कॉपर क्या शो करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करता है। इसका मतलब वो क्या देगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है तो रिडक्शन देता है आराम से, ज्यादा होगा तो रिडक्शन आसानी से दे देगा। पॉजिटिव में ज्यादा होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कोई अपन ने एक्सेप्ट किया था, अब उसमें पॉजिटिव वाला वैल्यू ज्यादा है तो वो रिडक्शन आसानी से दे देगा, ठीक है। जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना आसानी से रिडक्शन दे देगा, ठीक है। अब एक कॉपर है और एक जिंक है, तो रिडक्शन कौन देगा ज्यादा, आप देखोगे रिएक्शन में तो जिंक तो ऑक्सीडाइज हो रहा था, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा था, और कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, तो कैथोड पे कौन जा रहा था, कॉपर, क्योंकि कैथोड पे हमेशा क्या होता है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। ये चीज मैंने बोला था ये परमानेंट मेमोरी में रहना चाहिए, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये परमानेंट होता है। मैंने बोला था इसको दिमाग में बिठा लेना, लेफ्ट राइट नहीं बिठाना, प्लस माइनस नहीं बिठाना, केवल ये बिठाना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन। तो कॉपर कहां जाएगा, कैथोड पे, तो एनोड पे क्या होगा, जिंक, ऑक्सीडेशन होगा। अब मेरे को ये बताओ कि प्लस वैल्यू किसकी ज्यादा रहेगी, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा रहेगा, कॉपर का। किसमें ज्यादा होगा, पॉजिटिव वैल्यू, और वो रहेगा या तो उससे कम पॉजिटिव का हो सकता है या नेगेटिव में होगा, उससे ज्यादा पॉजिटिव का वो हो नहीं सकता। अगर कॉपर +15 है तो जिंक इससे कम ही होगा, प्लस का 10 हो सकता है, प्लस का 14 हो सकता है, वैसे होता है ये 0.76 के आसपास, ठीक है। लेकिन इस हिसाब से आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। अगर ये इससे आगे बढ़ गया तो क्या होगा, ये बोलेगा अब मैं जाऊंगा कहां पे, कैथोड पे। अब ये नहीं मानेगा, फिर बोलेगा तू हट यहां से, अब मेरी नंबर आ गया कैथोड, क्योंकि जिसका प्लस वैल्यू ज्यादा है वो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो कैथोड पे जाएगा रिडक्शन होने के लिए। क्लियर होगी बात, हाँ। कॉपर शो पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर ये सॉलिड है, कॉपर गैस में कन्वर्ट हुआ, ये आपकी एंथैल्पी निकली, सब्लिमेशन एंथैल्पी, अरे गजब हो गया, सब्लिमेशन एंथैल्पी, कॉपर को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में होना मतलब सब्लिमेशन है, ठीक है, उसकी जो एंथैल्पी है, ठीक है। अब कॉपर गैस से कॉपर +2 में कन्वर्ट किया, गैस में लाए, फिर गैस से फिर आयन में लाए, अब ये पहले तो न्यूट्रल में लाए थे, एटम एटम में घूम रहा था, अब बोले तेरे को चार्ज दे देंगे, चार्ज दे देंगे क्या हो जाएगा, ये भटकता फिरेगा, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है तो वो स्टेबल है, न्यूट्रल है तो वो स्टेबल है। अगर उसको भटकना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ न कुछ चार्ज बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई बैठा है, तुम्हारी सहेली है, और तुमने उसको झापट मार दी तो अब वो क्या हो गया, चार्ज हो गया, अब वो शांति से बैठेगा नहीं, अब वो कुछ न कुछ तो खुरापात करेगा। जब तक तुम उसको छेड़ोगे नहीं वो आराम से अपने स्पेस में फ्रीली मूव कर रहा है स्टेबली से। लेकिन तुमने किसी को थप्पड़ लगा दिया, अब वो फ्री नहीं, अब उसका टारगेट हो गया, अब वो चार्ज हो गया उसके पास में, अब वो चार्ज डिलीवर उसको करना है, ठीक है। अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया है तो सीधे से बात है, अब आपने अपना हिस्सा कर दिया, अब वो सामने वाले को तुमने क्या कर दिया, चार्ज, अब वो उसको डिस्चार्ज होने का नहीं, तब तक वो भटकता रहेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE1 IE2 प्लस पॉजिटिव, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसको आयन में कन्वर्ट करने लिए कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3d10 4s1,
क्योंकि जिंक से एक पड़ोसी मेंबर है। जिंक का क्या था 3d10 4s2 और ये भाई साहब का क्या था 3d10 4s1। क्यों? क्योंकि उसने उस बच्चे के साथ समझौता किया था। उसके हो तो 9 रहे थे लेकिन बोले कि मेरे 10 हो जाएंगे, तू मेरे को, तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगा, तू मेरे को दे दे। तो उसने 3d10 4s1 कर लिया। तो इसका देखो आप, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल गया था, तो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी निकल, तो IE1 जो है वो इसका कम रहेगा, लेकिन IE2 जो है वो ज्यादा रहा था। IE2 क्या है? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कॉपर +2 से गैस से कॉपर +2 एक्वस में लिया, हाइड्रेशन कराया, इसको वापिस कहां डाला? पानी में डाला। पानी में डाला तो क्या मिला? हाइड्रेशन एंथैल्पी मिली। पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो पॉजिटिव में थी, ये नेगेटिव में हो गए। ठीक है। Enthalpy of atomization and ionization energy, the higher energy required to transform copper to copper +2, not balanced by its hydrogen energy. कॉपर भाई साहब स्पेशल है, 29 इनका नंबर है, 63 इसका एलिमेंट है। इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ये जो है वो गैस नहीं निकाल सकते। कहां से? एसिड में से। कौन सी गैस नहीं निकाल सकते? हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकते, जबकि जिंक निकाल देता है। जिंक को अगर आपने HCl के साथ में रिएक्शन करा तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर तुम बोलोगे मैं कॉपर से गैस निकालू तो नहीं निकलेगी। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कॉपर +1 में ज्यादा रहता है, +2 में नहीं रहता है। ठीक है, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड HNO3H2SO4 रिएक्ट विद कॉपर टू लिबरेट NO2 and SO2 एंड ऑक्सीडाइज कॉपर टू कॉपर +2। जिसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो वो तो निकाल सकता है, जिसके अंदर ऑलरेडी क्या है? ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है HNO3 और H2SO4 में, तो वहां से ऑक्सीजन निकल जाएगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी।